बच्चे समझते हैं कि इतना आसान सवाल एएमयू में या जेई में नहीं आ सकता। बेटा जेई का पीवाईक्यू है, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है? लाइबा पैशन बाइक पे है, लाइबा पैशन बाइक पे है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इमेज क्लासेस। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीटेक के फॉर्म आ चुके हैं, टेस्ट की डेट आ चुकी है, प्रोस्पेक्टस आ चुकी है। अब बच्चों को जो डिमांड थी बच्चों की वो ये थी कि सर वो टॉपिक्स बता दीजिए जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं, या वो क्वेश्चंस करवा दीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है एएमयू बीटेक के लिए। तो यहां हम लोग बात करने वाले हैं एएमयू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और वो क्वेश्चन जो कि हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं ट्रिक से। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें इस वीक में खत्म करने हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारे पास आने वाला है वो केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग को अच्छी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम है और जीओसी है, ये आप लोगों का इस वीक का होमवर्क है। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ट्रिक के साथ लेकर आया हूं। तो अब आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। पहला सवाल आता है हमारे पास, और क्वेश्चन है द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिड HQ इज 3। हमें पीएच की वैल्यू गिवन है, पीएच की वैल्यू हमें 3 गिवन है, हमें मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब कंसंट्रेशन गिवन है, और हमसे पूछा जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब के हमसे पूछा जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए और इस सवाल को करिए। मैं आप लोगों को 10 सेकंड से देता हूं सोचने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पेन और कॉपी को उठाकर करेंगे तो आप लोगों का फायदा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत सारी वो चीजें भी बता दूंगा जो कि एंट्रेंस में आने के चांसेस हैं। तो पेन और कॉपी को अपने साथ रखिएगा। चलिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। अब जरा समझिए, इसकी अप्रोच समझ लेते हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी करवा देता हूं। जब मैं बच्चों को ट्रिक से क्वेश्चन करवाता हूं तो बच्चे समझते हैं कि इतना आसान सवाल एएमयू में या जेई में नहीं आ सकता। बेटा जेई का पीवाईक्यू है, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग। जेई का पीवाईक्यू है, शॉर्ट मेथड से करवा दूंगा, चेक कर लीजिएगा। अब जरा समझिए, हमारे पास जब एच क्यू का डिसोसिएशन होगा तो वो हमारे पास H प्लस और Q माइनस में डिसोसिएट होगा। जब हम इनिशियली की बात करते हैं तो जो कंसंट्रेशन हमारे पास है वो कितना है? 0.1 है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमें पीएच दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमारे पास बड़ी आसान सी चीज होती है। याद रखिएगा, अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू 2 है तो कंसंट्रेशन इसी की पावर माइनस हो जाती है। अगर पीएच 5 है तो कंसंट्रेशन 10 रेज टू दी पावर -5 हो जाएगा। जो भी यहाँ चीज होती है उसका माइनस के साथ हम लिख देते हैं, वही कंसंट्रेशन हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये कंसंट्रेशन दिया है और ये भी, तो ये जो पीएच आता है वो कंसंट्रेशन एच का आता है, ये सॉल्यूशन का है। ठीक इसलिए डिफरेंस हमें मिलेगा। अब जरा समझते हैं आगे। अब जरा देखिए, उसके बाद हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन लेफ्ट रहेगा वो जितना इसका हो गया, इसका कितना हो गया है? 10 रेज टू दी पावर -3। जितना H प्लस का होगा उतना ही Q माइनस का होगा। अब इसमें जो HQ का जो कंसंट्रेशन होगा वो बचेगा जो कि यहां रिएक्ट हो चुका। तो 0.1 से हम माइनस कर देंगे ये वैल्यू बिल्कुल इसके आगे बहुत छोटी है, तो इस वजह से हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं यहां। और जब डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं। तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, और यहां हमारा आ गया है आंसर। अब लेकिन ये सब तरीके हमारे पास, ये जो इतना लंबा तरीका है ये है अमीरों के चोचले। हम लोग गरीब लोग हैं, कैसे करेंगे जरा समझिए। हम लोग लगाते हैं यहां IST, हम लोग लगाते हैं IST। कमेंट में आप लोगों को बताना है कि IST क्या है। तो IST लगाने से हम लोग सिर्फ डायरेक्ट लगाते हैं फॉर्मूला कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा वो अंडर रूट ऑफ KAC होगा। बस हो गया खत्म। कोई भी इस तरीके का सवाल आए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आंसर बन जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का मतलब हो गया है
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमें कितना गिवन है, यहाँ 10 रेज टू दी पावर -3 गिवन है, इस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए की वैल्यू हमें पता लगानी है और इस सी की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 0.1, तो 0.1 लिख देते हैं यहाँ। इसका स्क्वायर करेंगे ताकि कैंसिल हो जाए हमारे पास ये स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल हो जाए, ये करेंगे के ए करेंगे और आंसर हमारे पास 10 रेज टू दी पावर -5 आ गया। तो याद रखिएगा कि ये ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं। आईएसटी बड़ी काम की चीज है, आप लोगों के एंट्रेंस को आसान बनाने की चीज है। शुरू करते हैं जरा दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आया है हमारे पास, बड़ा अच्छा सवाल है ये कह रहे हैं कि 7.36 ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड वॉज डिजोल्व इन वाटर एंड डाइल्यूटेड टू 250 ml। ये कह रहे हैं कि डाई बेसिक है, मतलब उसके पास जो H होंगे वो 2 हो सकते हैं और इसका हमें मास गिवन है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसको डाइल्यूट किया जा रहा है 250 ml पे 25। अच्छा, अब ये समझिए जरा कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहां हमारे पास एक सॉल्यूशन के बारे में दे दिया गया और कहा गया कि उसमें हमारे पास इतने ग्राम है ये डाई बेसिक और इसका वॉल्यूम भी दे दिया गया है। अब ये कह रहे हैं इसी एसिड को न्यूट्रलाइज जब किया जाता है, इसी एसिड को जब न्यूट्रलाइज किया जाता है तो 25 ml लिया जाता है और इसको किससे न्यूट्रलाइज किया जाता है, 1N-NaOH से, जो कि हमारे पास 15 ml है। अब ये एक अलग है और ये एक अलग है, यहां से हमें सबसे पहले मोलेरिटी निकालनी होगी। मोलेरिटी निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे, तब हमारे पास मोलिकुलर मास आएगा। तो इसको किस तरह से करेंगे जरा चेक करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास डाई बेसिक है, इन दोनों से हमारे पास मोलेरिटी आएगी। मोलेरिटी की वैल्यू हमने यहाँ M1 कंसिडर कर ली और M1 की वैल्यू निकाली हमने, तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.3 आ गई है। इस 0.3 को हमने यहाँ लिखा, उससे मोल्स निकाल लिए। यहाँ इंटू 1000 इसलिए किया है ताकि हम ml को लीटर में कर सकें। ये 250 हमें गिवन है, ये वाली वैल्यू है। तो पहले यहां से हमने m निकाला, उसको यहां इस वाले इक्वेशंस में रखना है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा जो कि 98 आएगा। यहां मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि ये डाई बेसिक है और हमारे पास NaOH मोनो बेसिक होता है, इस वजह से यहां मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ ये 1N है, इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये 1N है, नॉर्मेलिटी गिवन है। ठीक है, अच्छा, मैंने इसके लिए ट्रिक तुम लोगों को क्लास में बताई थी, लेकिन मैंने ये बोला था तुम लोगों को कि कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक नहीं लगती है। ऐसा नहीं होता कि 100 के 100 क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से कर दें। तकरीबन पिछले एंट्रेंस में भी 35 से 40 क्वेश्चन ट्रिक से किए जा सकते थे। टोटल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स में मिलाकर इतने किए जा सकते थे और इतने पे ही सिलेक्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अभी से भी तैयारी करता है तो उसका सिलेक्शन पॉसिबल है। तो आते हैं जरा अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग और जरा देखते हैं सवाल। व्हेन हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोस कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन होता है 11 हमारे पास इक्विवेलेंट्स हैं ऑक्सीजन के और वो देते हैं 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर। बड़ा ही अच्छा सवाल है और अगर किसी ने इस 2026 का जेई दिया था तो उसको इस तरीके के क्वेश्चंस काफी दिखे होंगे। तो जरा ट्राई कर लीजिए, मैं आप लोगों को देता हूं जरा 10 सेकंड, कोशिश करिए कि क्या अप्रोच लगानी चाहिए हमें, उसके बाद मैं करवाता हूं आपको। चलिए, अप्रोच थोड़ा सा सोचा करिए, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही कर देता हूं। यहां हमारे पास सबसे पहले क्या कर लेंगे, कार्बन के एक्स हमारे पास और हाइड्रोजन के वाई कंसिडर कर लेते हैं। अब हम इसको जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उसको लिखते हैं x प्लस वाई अपॉन 4, बैलेंस करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब जरा देखिए, हमें यहां गिवन है कि जो वाटर के इक्विवेलेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 8 हैं, तो y अपॉन 2 इज 4 है, सॉरी 4 हैं, तो यहां y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। तो y की वैल्यू जब 8 आ गई तो इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू लिखेंगे, यहां से x निकाल लेंगे, y और x हमारे पास आ गया। अब x हमारे पास कितना आया है, 9 आया है,
तो कार्बन इसका मतलब 9 हो गया है और हाइड्रोजन हमारे पास हो गए हैं वाई हो गए हैं, तो वाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8। ठीक है, तो यहां हमारे पास आंसर आ गया है ये। जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं इमेज क्लासेस, तो उनको डीपीटीज में ऐसे सवाल मिल रहे होंगे, ये अच्छे सवाल हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू विजिबल रेंज, इनमें से कौन सा विजिबल रेंज में फॉलो करेगा। नीट का पीवाईक्यू है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जरा समझिए इसकी ट्रिक। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास सबसे पहली जो सीरीज होती है उसको हम बोलते हैं लाइमन। उसके बाद आती है हमारे पास बार्मर, पेस्चन आती है, उसके बाद ब्रैकेट, इसको फंड बोलते हैं, और हमारे पास हम फेरी आती है लास्ट में। ठीक है, ज्यादातर एनसीईआरटी वाला में शायद ये ना गिवन हो हम फेरी, तो आप लोग उसको याद रखिएगा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है, लाइबा पैशन बाइक पे है, लाइबा पैशन बाइक पे है। अब जरा समझिए आगे की चीज। अब हम क्या करते हैं, एक गाना था यूवी, चलिए वो छोड़िए, आप लोग आई 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 याद रखिए, आई 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 आई, UVIIII, मतलब पहली जो रे होती है वो अल्ट्रावायलेट है, दूसरी विजिबल है इंफ्रारेड 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 इंफ्रारेड। तो याद रखिएगा, ये बना देता है इसको बहुत आसान। आंसर क्या हो गया, कमेंट में आप लोग को बताना है कि आंसर इसका क्या हो जाएगा। कमेंट में बताइए आंसर क्या हो जाएगा, मैं चेक करूंगा बेटा। जो बच्चा अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है उसको आराम से एमयू मिल सकता है, अच्छी तरह कंटिन्यू और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ये जेई ने इस साल इससे क्वेश्चन दिया है इसी टॉपिक से, जरा देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सबसे पहली चीज समझिए कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है फर्स्ट पीरियड के लिए, सेकंड पीरियड के लिए पूछा जा रहा है। तो सेकंड पीरियड के लिए हमारे पास हो जाती है, इसका ऑर्डर याद रखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास हो जाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहां नाइट्रोजन की ज्यादा होती है क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इसके पास आ जाते हैं, और इसी तरह से बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से क्योंकि इसकी फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं एस में। तो जरा समझिए अब हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हम बता सकते हैं। तो आंसर, अच्छा यहाँ नियॉन भी आ रहा है तो हम लोग नियॉन को भी लिख देते हैं। अब जरा समझिए, अब क्या होता है थर्ड पीरियड के लिए जब हम बात करेंगे, तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का जो मेंबर है नाइट्रोजन फैमिली का, वो कौन है, फॉस्फोरस है। ये कौन है, इसका कौन है, सल्फर है। इसका कौन होता है, सिलिकॉन होता है, क्लोरीन, आर्गन। तो हम थर्ड पीरियड भी इसी से बना सकते हैं। बच्चा सोच ही नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि उसको किस तरह से करना है, इस तरह से करेंगे तो आसान हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा इसमें, लिथियम के बाद आएगा बोरोन, बेरिलियम, और यही हमारा आंसर होना चाहिए। तो ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा इस वीडियो में मैं ऑर्गेनिक का पोर्शन नहीं करवा रहा हूं, ऑर्गेनिक की ट्रिक्स हम लोग अगली वीडियो में लेकर आएंगे। कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि किस चीज की आपको जरूरत है और कैसी लगी ये वीडियो, जरूर बताइएगा कमेंट में। यहां हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो डिपेंड करता है इसके बॉन्ड्स पे। तो यहां हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया और एक डबल बॉन्ड की वजह से एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड आता है, यहां भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास हो गए हैं 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp। याद रखिएगा अगर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 सिग्मा एक पाई होता है sp2 होता है, और अगर 2 सिग्मा और 2 पाई होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा और क्वेश्चन ये ऐसे पूछे जाते हैं एमयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बड़ा ही अच्छा सवाल है, एमयू इस टाइप का क्वेश्चन जरूर दे देता है अपने बीटेक के एंट्रेंस में, या जो बच्चे बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी।
जरा समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C, और इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, K की वैल्यू है, वो हमारे पास 100 है। अब क्या करते हैं, अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा वो भी रिवर्स हो जाएगा, 1 में पहुंच जाएगी पावर। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये पावर जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसकी पावर में आ जाएगी 2, और अगर इसी को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो जो भी हमारे पास यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो अंडर रूट में हो जाएगा। तो अब ये सवाल बहुत आसान हो गया है। पहली चीज समझिए कि यहां सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड किया गया है, मतलब अंडर रूट कर देंगे 81 का, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। बड़ा ही इजी सवाल बन गया है ये आप लोगों के लिए, तो याद रखिएगा, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां हमारे पास ग्राफ का क्वेश्चन आया है, थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे जरा समझ लेते हैं। हम सिर्फ एरिया निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे और ये निकालेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था जेई में अभी इसी साल इसका क्वेश्चन आया है कि जो डॉटेड लाइन होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो इस वजह से ये सवाल मुश्किल बन जाता है कुछ बच्चों के लिए। तो एरिया सिर्फ हम इसका निकालेंगे, क्यों निकालेंगे ये आप लोग जानते हैं, मैंने क्लास में बताया है आप लोगों को। द एनर्जी डिफरेंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट, इसकी स्टेट लिख दीजिएगा, स्टेट ऑफ एन एटम विद एक्साइटेड स्टेट इज। एनर्जी डिफरेंस हमें गिवन है एक्साइटेड स्टेट का 3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड फॉर द ये। अब यहां आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला यहां आता है आप लोगों के पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से इसको याद रख सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, दूसरा फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। और के ई इज इक्वल टू पी का रिलेशन क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। एक और फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ये भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के ई हो जाता है, या यहां से भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला हम लोग, ठीक। तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है एमयू बीटेक में। तो इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिर्फ चेंज इन एनर्जी निकालनी है, तो एच सी अपॉन लैम्डा। अभी मैंने आप लोग का फॉर्मूला लिखा कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू होता है सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू। तो यहाँ वैल्यू लिख दी सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया। तो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यू को और लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। आंसर आप लोगों का आ जाएगा यहाँ 6.6 इंटू 10⁻⁻7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रिक से कर सकते हैं, ऐसा सवाल भी आप लोगों को मिल जाता है। ट्रिक से कैसे करेंगे जरा समझिए। N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, और बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, दो बॉन्ड्स के बीच में जो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको बोल दिया जाता है बॉन्ड ऑर्डर। मतलब हमारे पास मान लीजिए ये है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि दो बॉन्ड है। इसी तरह से N2 की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा ये, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। समझ में आती है बात। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है, ग्रेटर दी बॉन्ड ऑर्डर, greater the bond order, more will be the stability, more will be the stability, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के होता है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के रहता है। तो यहां हमसे पूछा जा रहा है स्टेबिलिटी। अब जरा समझिए ट्रिक, ट्रिक को यहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। हमारे पास N2 है, इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, ठीक है। मैं यहां बता देता हूं आप लोगों के लिए। N2 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N2 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14 होते हैं, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। अब हम यहाँ 0.5 0.5 0.5 कम करते चलते हैं, 1.5 2.5 टू 1.5 1.0 और इसी तरह से हो जाएगा। अगर 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
11 10। अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास N2 प्लस है, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स गिने हमने, कितने हो गए, 14 हो गए, लेकिन 1 माइनस करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 13। अब 13 के पास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 13 12 11 और ये क्या हो गया यार, 15 आएगा ना यहाँ, 15 16 17 18, तो ये हो गया 13। तो हमारे पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 13 के लिए हमारे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, 2.5। इसी तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हमने गिने 12 आए, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से किसी का भी निकाला जा सकता है। ठीक है, जब भी हम 14 को स्टैंडर्ड कंसिडर करेंगे, 0.5 इधर कम करते चलेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, यहाँ ऊपर की तरफ घटा रहे हैं, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो इससे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि N2 का सबसे ज्यादा है बॉन्ड ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा उसी की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बड़ा ही अच्छा सवाल है, ट्रिक से करवा रहा हूं इसको मैं, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जरा समझिए क्या करते हैं। ये कह रहे हैं कि 6% जो AB2 है, तो 6% AB2 है और 9% A2B है। अब क्या करते हैं, 6 इज इक्वल टू A प्लस 2B लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से 9 इज इक्वल टू 2A प्लस B कर देते हैं। ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन गई है, सॉल्व करेंगे A और B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा, आंसर इसका आना चाहिए 60-90 शायद आ रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग और मुझे बताइएगा आंसर क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेन ऑफ फैक्टर ऑफ ये, वेन ऑफ फैक्टर हमें बताना है 0.05। कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.05 m एक्वा सॉल्यूशन KCl। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1.95 है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद सब रखिएगा कि हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू n-1। ये फॉर्मूला हमें लगाना है, इसका कोई यूज नहीं करना है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है, सॉरी आयोनाइजेशन निकालना है, तो I की जगह हमारे पास वैल्यू है 1.95 माइनस 1 अपॉन n की जगह कितना लिखेंगे, KCl के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, KCl के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हमारे पास आइन ये है, एक ये है, तो 2 हो जाएगी। तो 2 माइनस 1 हमारे पास होगा, तो ये 1.95 माइनस 1 अपॉन 1, तो 0.95 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सेम दिए हुए थे, आंसर ए आएगा इसका। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऑर्गेनिक की हम लोग ट्रिक्स की वीडियोस लेकर आएंगे, फिजिक्स के लिए भी हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर और एमसीक्यूज लेकर आएंगे, मैथ्स के लिए भी हम लोग लेकर आएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए इमेज क्लासेस से, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।